हेलो डियर स्टूडेंट। तो आपको पता है कि साइंस का जो पेपर आता है आपके बीपीएससी में वो काफ़ी अच्छे स्तर का आता है और पिछले 2 सालों से इवन 4 सालों से मैं देख रहा हूँ, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अगर हटा दें, सामान्य साइंस भी लेंगे तो क्वेश्चन का स्तर काफ़ी अच्छा है। तो उसी लेवल के क्वेश्चन को हम सेलेक्ट करेंगे इस वाले टेस्ट में और आपको वीक में 6 वीडियो देखने को मिलेगा 20-20 क्वेश्चन का, और आप सब इसको टेस्ट के रूप में लेंगे, यानी आप टेस्ट देंगे, ठीक है। और टेस्ट में आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इस वाले क्लास की। और ये साइंस का वीडियो जो है ये कंटिन्यू रहेगा आपके 72 बीपीएससी पीटी एग्जाम तक, और तब तक आप बहुत सारे प्रश्न कर लेंगे अच्छे स्तर के, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करेंगे और आप सब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर फीडबैक देंगे कि ये प्रश्न का स्तर कैसा लगा आपको। और इसमें आपको मैं बता दूं कि बिहार बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक होता है उसको मैं शामिल किया हूँ, एनसीईआरटी को शामिल किया हूँ और कुछ गाइड बुक को शामिल किया हो, तो वहीं से ये वाला प्रश्न बनकर तैयार हो रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो जिस प्रकार से हम सब पॉलिटी और ज्योग्राफी का स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन किए हैं, तो वहाँ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन जाता है उस वाले सब्जेक्ट में, लेकिन आपको साइंस में कम स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हम सब वन लाइनर करेंगे पर उसका डिस्क्रिप्टिव जरूर करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी आप बने रहेंगे वीडियो में और देखेंगे। पहले क्वेश्चन, आंख की पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करता है? आपके सामने ऑप्शन है ए रेटिना, बी है परितारिका जिसको आइरिस बोलते हैं, सी है कॉर्निया और डी है पक्ष मांसपेशी, ठीक है। आपको इनमें से सही उत्तर चूज करना है और 1 से 20 तक आप नंबरिंग कर लें और उसमें आप अपना आंसर जरूर दें और नीचे कमेंट सेक्शन में भी आंसर आप सब जरूर दें। तो पहला का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, परितारिका यानी आइरिस। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो ये आई का फोटो है और यहाँ पे आपको परितारिका देखने को मिलेगा। परितारिका नेत्र का वह भाग है जो इसे इसका विशिष्ट रंग प्रदान करता है। तो आप कभी ना कभी किसी व्यक्ति को देखे होंगे, उनकी नीली आंख है या हरा आंख है, भूरा आंख है, ठीक है, और सामान्यतः सबका काला आंख होता है। तो ये जो कलर जो प्रोवाइड करता है वो परितारिका यानी आइरिस करता है। तो किसी व्यक्ति के नेत्र अगर हरे हैं तो वास्तव में वो हरा रंग को हम सब बात नहीं कर रहे हैं। वो हरा रंग क्या है? तो वो परितारिका का रंग है, ठीक है। यानी इतना जान लीजिए कि परितारिका जो है वो आइस को कलर प्रदान करता है। तो यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ये दूसरा इसका काम है कि परितारिका जो है आपके आंख में जो लाइट पड़ रहा है उसको नियंत्रित करता है। यानी अगर अपने आई को सूर्य के किरण से तुलना करेंगे हम सब, तो क्या आप सूर्य के किरण को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो परितारिका उतना नियंत्रित नहीं कर पाती है, लेकिन जैसे हम ट्यूबलाइट देख पाते हैं या फिर आप एक सामान्यतः बल्ब देख पाते हैं, तो उसमें जो प्रकाश आपके आंख पे पड़ रहा है, उस बल्ब का प्रकाश आपके आंख पे जो पड़ रहा है उसको नियंत्रित करने का काम परितारिका द्वारा किया जाता है और ये आइस को कलर प्रदान करता है। बस इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। क्वेश्चन नंबर 2, आंख की कौन सी कोशिका मंद प्रकाश के लिए सुग्राही है? पहले मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूं। आप कभी कभी अंधेरे वाले कमरे में जाते हैं, ठीक है, तो जैसे जाते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब वो आप अंधेरे वाले कमरे में थोड़ी देर ठहरते हैं तो आपको धीरे धीरे आपको थोड़ा बहुत दिखना शुरू हो जाता है। तो वो जो थोड़ा बहुत दिखना शुरू हो जाता है वो किस कोशिका की वजह से शुरू हो जाता है? ये प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शन है ए नंबर शंकु कोशिका, बी है रॉड सेल यानी जिसको सलाखाएं बोलते हैं, सी है सेलियरी मांसपेशी और डी है उपयुक्त में से एक अधिक। ये उपयुक्त में से एक अधिक आपको मिलते रहेगा क्योंकि बीपीएससी बार बार ये वाला प्रश्न पूछती है, ठीक है, उपयुक्त में से एक अधिक वाला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आप बताएंगे। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, रॉड सेल। आइए बात करते हैं कि आंख में कौन कौन सी कोशिका पाई जाती है और उसका क्या कार्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आंख में जो कोशिका मंद प्रकाश के लिए सुग्राही है, यानी आपको कम प्रकाश में दिखने में जो मदद करता है, वो रॉड सेल करता है, जिसको सलाखाएं हिंदी में बोला जाता है। तो आंख में 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। कोशिका सेल को बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप जीन जानते हैं, जीन जो होता है उसके बाद जीन से डीएनए बनता है और डीएनए से कोशिका बनता है। तो कोशिका जो है आंख में ये 2 प्रकार की पाई जाती है। पहला है शंकु कोशिका। तो ये तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती है। हम दिन के समय में किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसमें जो जिम्मेदार कोशिका है वो है शंकु कोशिका, ठीक है। तो दिन में दिखाई देने में यह कोशिका आपकी सहायता करता है। वहीं अगर रॉड कोशिकाएं की बात करें, जिसको सलाखाएं बोलते हैं, यह मंद प्रकाश के लिए सुग्राही है। जैसे मैं आपको बताया कि अंधेरे वाले कमरे में आप जैसे जाते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता है, लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। इसके पीछे जो काम कर रहा है वो रॉड कोशिका कर रहा है। आंसर हो जाएगा रॉड कोशिका। आगे बढ़ते। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता है। यह लगभग कितने सेकंड तक बना रहता है? आपके सामने ऑप्शन है ए
1/10, बी है 1/16, सी है 1/20 और डी है 1/25। यानी अगर हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो उसके बाद हम दूसरे वस्तु को देखने लगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कितने समय तक हमारे आंखों में बना होता है, ये आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा का बी नंबर 1/16 सेकेंड। ठीक है, तो 1/16 सेकेंड तक आपका प्रतिबिंब बना होता है आंख पे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन संपर्क बल के उदाहरण है? आपके सामने ऑप्शन है ए पेशीय बल, बी है घर्षण बल, सी है चुंबकीय बल और डी है उपयुक्त में से एक अधिक। तो ऐसा प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा जैसे कि असंपर्क बल के बारे में आपका 70 बीपीएससी में पूछ लिया गया था। फिलहाल अभी हम सब संपर्क बल के बारे में बात करेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक अधिक, क्योंकि संपर्क बल के उदाहरण आपका पेशीय बल भी है और घर्षण बल भी है। चुंबकीय बल नहीं है क्योंकि चुंबकीय बल और संपर्क बल के उदाहरण है। अभी हम बात करेंगे कि पेशीय बल क्या होता है और घर्षण बल क्या होता है। तो दो ऑप्शन इसका करेक्ट है, संपर्क बल के उदाहरण में पेशीय बल और घर्षण बल। आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ रहे हैं। तो पेशीय बल है, यह बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगता है। जैसे बैल का उपयोग खेतों की जुताई के लिए किया जाता है या आप किसी वस्तु को खींचते हैं, तो जब किसी वस्तु को आप भारी वस्तु को मान लेते हैं कि आप खींच रहे हैं, ठीक है, तो क्या आपका ताकत लग रहा है और आप उस वस्तु को तभी खींच पाएंगे जब आप उसको संपर्क में आएंगे, यानी उसको पकड़कर खींचेंगे। यानी जब आप पकड़ रहे हैं तो आप संपर्क कर रहे हैं और आपका कौन सा बल काम कर रहा है? आपका मांसपेशी काम कर रहा है। और जब मांसपेशी द्वारा बल लगाया जाता है तो उसको हम सब पेशीय बल बोलते हैं। इस प्रकार पेशीय बल जो है ये आपके संपर्क बल के उदाहरण है। घर्षण बल के बारे में बात करते हैं तो वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण घर्षण बल ही है। बॉल जब आप बैट से हिट करते हैं तो बॉल जो है धीरे धीरे रुक जाता है। इसके पीछे सामान्य सा कारण है कि जमीन के द्वारा उस बॉल पर घर्षण बल काम कर रहा है, ठीक है, और फिर वह बॉल जो है, गेंद जो है, वो धीरे धीरे आगे चल के रुक जाएगा। इसके पीछे कारण क्या है कि बॉल का जमीन से जुड़ा, बॉल का जमीन से संपर्क, इसलिए घर्षण बल जो है वो भी संपर्क बल के उदाहरण है। यानी पेशीय बल और घर्षण बल दोनों के दोनों संपर्क बल के उदाहरण है। आंसर हो जाएगा 4 का डी नंबर। आगे बढ़ते हैं हम सब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, असंपर्क बल के उदाहरण है। ए ऑप्शन है चुंबकीय बल, बी है स्थिर वैद्युत बल, सी है गुरुत्वाकर्षण बल और डी है उपयुक्त में से एक अधिक। तो असंपर्क बल के उदाहरण, और इसी पे 70वीं बीपीएससी पीटी में प्रश्न पूछा गया था एनसीईआरटी से डायरेक्ट। तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से एक अधिक, क्योंकि ये तीनों की तीनों चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल और संपर्क बल के उदाहरण है। ठीक है, चुंबकीय बल किसको बोलेंगे? तो चुंबक बल से लोहे की ओर आकर्षित। अगर आप एक चुंबक का छोटा सा टुकड़ा भी लेते हैं और एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा लीजिए, तो लोहे के टुकड़े के आसपास अगर आप चुंबक रखते हैं तो वो लोहा खुद ब खुद चिपक जाता है चुंबक से, आपके बिना संपर्क में लाए हुए। तो इसलिए चुंबकीय बल कैसा है, किसका उदाहरण है? तो असंपर्क बल के उदाहरण है। स्थिर विद्युत बल क्या है? तो नीचे मान लेते हैं कि लाइट है, ठीक है, ट्रांसफार्मर है, और ऊपर जब बिजली कड़कती है तो वो लाइट अपने आप अवशोषित कर लेता है उस ट्रांसफार्मर द्वारा। तो ये भी स्थिर विद्युत बल के उदाहरण है। और स्थिर विद्युत बल भी क्या है? असंपर्क बल है। गुरुत्वाकर्षण बल आप जान ही रहे हैं, किसी वस्तु को अगर आप छोड़ेंगे तो वो वस्तु जमीन में गिरेगी, और यही गुरुत्वाकर्षण बल है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये भी असंपर्क बल के उदाहरण है, क्योंकि किसी भी वस्तु को आप अगर ऊपर से छोड़ते हैं तो वो अपने आप बिना आपके संपर्क में आए हुए वो नीचे की ओर गिर जाती है। और ये तीनों के तीनों जो है ये असंपर्क बल के उदाहरण है। और बीपीएससी में आपका असंपर्क बल से ही उदाहरण से ही सिर्फ प्रश्न आ गया था। मैं आपको तीनों का डेफिनेशन भी बता दिया, ठीक है। तो चुंबकीय बल, चुंबक द्वारा लोहे को आकर्षित करना। स्थिर विद्युत बल हो गया, जैसे कि नीचे हम सब रह रहे हैं और ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में विद्युत प्रभावित हो रहा है, और मान लेते हैं कि तड़ित, यानी जो आप थंडर स्टॉर्म बोलते हैं या हम सबके साइड में ठनका बोल देते हैं, तो वो जो लाइट पड़ता है ट्रांसफार्मर पे वो भी असंपर्क बल के उदाहरण है। और गुरुत्वाकर्षण बल आप जान ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कूली को जब भारी बोझ उठाना होता है तो वो सिर पर एक कपड़ा रखता है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा जिससे बोझ हल्का लगे। यानी वो कपड़ा जो रखता है उससे क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी है वही रहेगा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप सब आंसर पहले खुद करेंगे। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, बढ़ जाता है। तो कूली जब भी कोई भी वस्तु को अपने सर पे रखता है
तो अगर डायरेक्ट सर पे रहेगा तो वहां पे सरफेस एरिया कम है, यानी उसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो कम है, और जबकि अगर कपड़ा बांध लेता है तो उसमें क्षेत्रफल जो है बढ़ जाता है, और जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो उसको जो भी बोझ है वो हल्का महसूस होता है। 7 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 2,4-D क्या है? आपके सामने ऑप्शन है, ए एंटीबायोटिक, बी है वैक्सीन, सी है खरपतवारनाशी और डी है उपयुक्त में से एक अधिक। तो 2,4-D क्या है ये आपको बताना है। तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, खरपतवारनाशी। अब ये खरपतवारनाशी क्या होता है, ठीक है, और 2,4-D क्या है? तो 2,4-D एक मेडिसिन है जो कि खरपतवार को मार देता है, ठीक है। आइए बात करते हैं खरपतवार के बारे में। तो जब आप मान लेते हैं कि गेहूं या धान कुछ भी फसल उगा रहे हैं, धान उगा रहे हैं, और धान के साथ पूरे खेत में आपका धान लगा हुआ है और उसके साथ कुछ कुछ ऐसा पौधा उग जा रहा है जो कि धान नहीं है, तो वही खरपतवार है, ठीक है। तो खरपतवार, उस खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को निराई कहा जाता है, और उसमें आप कौन सा मेडिसिन यूज कर सकते हैं? तो 2,4-D यूज कर सकते हैं, क्योंकि 2,4-D एक खरपतवार नाशी है। तो यही है खरपतवार, ठीक है। अन्य फसल के साथ, मतलब फसल के साथ कुछ एक्स्ट्रा पौधा उग जाता है तो उसी को हम सब खरपतवार कहते हैं, और उसको हटाने की प्रक्रिया को निराई कहा जाता है, और 2,4-D एक खरपतवार नाशी है, एकदम इसको याद रखना है आप सबको। निम्नलिखित का सही मिलान करें। आपके सामने 4 ऑप्शन है, और एक तरफ कारक है, एक तरफ रोग है। तो कारक में है विषाणु, जीवाणु और प्रोटोजोआ, वहीं रोग में है अतिसार एवं मलेरिया, जुकाम और इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड और क्षय रोग। तो आपको इनमें से बताना है सही मिलान करके कि किस की वजह से कौन सा रोग होता है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी विषाणु की वजह से जुकाम और इन्फ्लुएंजा होता है। वहीं अगर जीवाणु की बात करें तो जीवाणु की वजह से टाइफाइड और क्षय रोग होता है, ठीक है, क्षय रोग जिसको टीबी आप बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। उसके बाद प्रोटोजोआ की वजह से अतिसार एवं मलेरिया होता है। इस प्रकार से 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ए का 2, बी का 3 और सी का 1। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये। 9 नंबर क्वेश्चन, राइजोपस, पेनिसिलियम एवं एस्परजिलस, ये तीनों अलग अलग है, किसके उदाहरण है? आपके सामने ऑप्शन है, ए सेवाल, बी है प्रोटोजोआ, सी है कवक और डी है उपयुक्त में से एक अधिक। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, कवक, ठीक है। तो ये तीनों कवक के उदाहरण है। राइजोपस जो होता है, इसको ध्यान से देखेंगे, राइजोपस जो ब्रेड के ऊपर व्हाइट व्हाइट स्पॉट आ जाता है, अगर आप 2-3 दिन तक छोड़ देंगे ब्रेड को तो उसके ऊपर जो व्हाइट व्हाइट स्पॉट आ जाता है, तो इसको बोलते हैं ब्रेड वाला कवक, ठीक है। तो राइजोपस जो है ये ब्रेड के ऊपर आने वाला कवक है, इसको एकदम याद रखेंगे। इस प्रकार 9 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, कवक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10, चीनी का अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? और ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी एएसओ एग्जाम में आया हुआ था। ए है किण्वन, बी है अपघटन, सी है अपरूपता, डी है उपयुक्त में से एक अधिक। तो चीनी का, चीनी सिर्फ आप चीनी नहीं समझे, जो आपका शर्करा होता है, चावल हो जाए, रोटी हो जाए, ठीक है, इन सब में भी बहुत भर भर के शर्करा पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो 10 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, किण्वन। चीनी का अल्कोहल में परिवर्तन किण्वन कहलाता है, ठीक है। तो किण्वन होता है चीनी का अल्कोहल में परिवर्तन या कार्बोहाइड्रेट का अल्कोहल में परिवर्तन, दोनों बात एक ही हुआ। आगे बढ़ते हैं। तो लुई पास्चर ने 1857 में किण्वन की खोज की। जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा, जिसको कार्बोहाइड्रेट आप बोल सकते हैं, में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है, और इस प्रक्रिया को, यानी शराब बनाने की प्रक्रिया को हम सब किण्वन कह सकते हैं। और इसकी खोज लुई पास्चर ने 1857 ईस्वी में की थी। ये परफेक्ट लाइन है आपके एनसीईआरटी क्लास 8 का। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाला है। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक प्रयोग किया। उन्होंने दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का निर्माण किससे किया? आपके सामने ऑप्शन है, ए कवक, बी है फफूंद, सी है विषाणु और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहला तो आपको यही पता चल गया कि 1921 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन नाम का पहला एंटीबायोटिक बनाया गया था, यानी जीवाणु से होने वाले रोगों की रक्षा करने के लिए यह एंटीबायोटिक बनाया गया था। लेकिन ये एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है, ये किसका यूज करके बनाया गया था और उस रिसर्च में क्या पता चला था, तो ये आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, फफूंद। आइए बात करते हैं फंगी के बारे में। तो आइए इनके रिसर्च के बारे में मैं आपको बताता हूं। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक प्रयोग कर रहे थे, प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहे थे।
तो वहां उन्होंने पाया कि ये जो फफूंद है ये जीवाणु की वृद्धि को रोकता है, और ना सिर्फ रोकता है, ये जीवाणु के को लगभग मार ही देता है। ठीक है, इस प्रकार से फफूंद द्वारा पहली बार एक एंटीबायोटिक बनाया गया जिसका नाम था पेनिसिलिन। तो पहला एंटीबायोटिक जो बना था वो पेनिसिलिन बना था। पेनिसिलिन फफूंद के द्वारा बनाया गया था, क्योंकि फफूंद जो है वो जीवाणु की वृद्धि को रोकता है, बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है। कुछ एंटीबायोटिक के नाम जरूर याद रख लें, ये एनसीईआरटी में लिखा गया था। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन ये सारे एंटीबायोटिक्स के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सही है? पहला, मादा प्लेजोमोडियम डेंगू के वायरस का वाहक है, यानी इस वाले मच्छर के काटने से डेंगू होता है। दूसरा है, मादा एंडीज मच्छर मलेरिया के वाहक का वायरस का वाहक है, यानी एंडीज के काटने से मलेरिया रोग होता है। आपको इनमें से सही कथन चूज करना है। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हैं। मादा प्लेजोडियम जो है ये मलेरिया के वायरस का वाहक है, यानी मलेरिया जो होता है वो मादा प्लेजोमोडियम के वजह से होता है, और मादा एंडीज मच्छर की वजह से डेंगू होता है। तो एक दूसरे से इंटरचेंज कर लेंगे तब ये आंसर सही हो जाएगा, 12 का डी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में किसका जनन मुकुलन विधि द्वारा होता है? आपके सामने ऑप्शन है, ए हाइड्रा, बी है द्विखंडन, सी है अलैंगिक जनन, और डी है उपयुक्त में से एक अधिक। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, 13 का आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये जो मुकुलन विधि है ये जनन हाइड्रा द्वारा होता है, और ये जनन कहलाता है अलैंगिक जनन। इस प्रकार से आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक अधिक। चलिए पहले मैं आपको ह्यूमन के जनन के बारे में बताता हूं। तो ह्यूमन का जनन जो होता है ये लैंगिक विधि से होता है। ठीक है, मेल एंड फीमेल मिलता है तो फिर जनन का काम होता है। ठीक है, लेकिन हाइड्रा में क्या है कि प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई देता है, जिसको मुकुल कहते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, यही मुकुल जो है पहले चित्र में छोटा है, फिर दूसरे चित्र में उससे बड़ा, फिर आप देख सकते हैं कि सेम आकार का होते जा रहा है। तो ये एकल जनन से निकलने वाला ऊर्ध्वाधर नए जीव का विकास करता है, और ये एक अलैंगिक जनन है। ठीक है, यानी यहाँ पे दो व्यक्ति का काम नहीं है, दो चीजों का काम नहीं है, इसी से कट करके जो है हाइड्रा एक नया रूप बनाएगा, इसलिए इसमें एक ही चीज का काम है, इसलिए इसको अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मुकुल है यही धीरे धीरे बड़ा होकर के एक अलग हाइड्रा का निर्माण करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं मुकुलन। ठीक है, तो हाइड्रा में जो जनन होता है वो मुकुलन से होता है, मुकुलन विधि द्वारा, और यह एक अलैंगिक जनन है। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 14, विश्व का पहला तेल का कुआं कहां 1859 में ड्रिल किया गया? आपके सामने ऑप्शन है, ए पेनिसिल्वेनिया अमेरिका, बी है मॉस्को रूस, सी है मैक्सिकन सिटी मैक्सिको, डी है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का पहला तेल का कुआं 1859 में कहां पर बनाया गया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, पेनिसिल्वेनिया अमेरिका। यहीं पर अमेरिकी राष्ट्रपति को गोली लगा था, आपको याद हो। तो आइए भारत के संदर्भ में देखते हैं। 1867 में असम के माकूम नामक स्थान पर पहली बार तेल का पता चला था। ठीक है, और भारत में तेल मुख्यतः असम, गुजरात, महाराष्ट्र में मुंबई हाई बोल सकते हैं, गोदावरी तथा कृष्णा नदी के बेसिन में पाया जाता है। 1901 में डिगबोई भारत का सबसे पुराना तेल रिफाइनरी क्षेत्र है। तो डिगबोई असम में है, और इसको भारतीय हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की गंगोत्री के रूप में भी जाना जाता है। तो ये कुछ भारत का इतिहास है, जबकि पेट्रोलियम हम सब काफी परचेज करते हैं और इवन बेचते भी हैं। ठीक है, ये दोनों ये सारी बातें हम सब करंट अफेयर्स के वीडियो में करेंगे। करंट अफेयर्स का भी टेस्ट जल्द ही आने वाला है, तो हम सब पूरे 2026 से शुरुआत से करेंगे और काफी अच्छे ढंग से करने वाले हैं 72 बीपीएससी के लिए। ठीक है, तो ये है आपका भारत में तेल। तो आपसे पूछा जाएगा, कभी कभी क्षेत्र पूछ लिया जाता है, तो क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। असम, गुजरात, मुंबई हाई और गोदावरी और कृष्णा नदी की बेसिन, और डिगबोई सबसे पुराना तेल रिफाइनरी क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15, आजकल पक्की सड़क के निर्माण में कोल तार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ये उसी का चित्र है जो आप बगल में देख पा रहे हैं। ठीक है, ये पेट्रोलियम को अलग अलग टेम्परेचर पे आप जब गर्म करते हैं तो आपको पेट्रोल, केरोसिन, ठीक है, और प्राकृतिक गैस, डीजल, है ना, बिटुमेन, ये सब प्राप्त होता है। तो उसी में से किस उत्पाद का उपयोग हम सब सड़क निर्माण में करते हैं? 15 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, बिटुमेन। बिटुमेन इज अ राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन, और ये आपका प्रश्न 70 बीपीएससी पीटी में पूछा गया था। कौन सा कथन पीसीआरए के बारे में सही है?
आपके सामने ऑप्शन है, यही फुल फॉर्म पूछा गया था। तो आपके सामने ऑप्शन है पीसीआरए का फुल फॉर्म पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ होता है। बी है यह गाड़ी के नियमित रखरखाव को सुनिश्चित करने का सुझाव देता है। सी है यातायात लाइट पर अथवा आपको प्रतिरक्षा करने के स्थान पर गाड़ी का इंजन बंद कर देने की सलाह देता है। और डी है उपयुक्त में से एक अधिक। तो आपको इनमें से बताना है व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, उपयुक्त में से एक अधिक, क्योंकि पीसीआर के बारे में ऊपर दिए गए तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। और 70 बीपीएससी में इसी पीसीआरए का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था। तो एनसीईआरटी आपको जरूर पढ़ना चाहिए और वहां से हर बार प्रश्न रहता है। 71वीं बीपीएससी में भी क्वेश्चन वहीं से दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित का उपयोग सही मिलान करें और उत्तर चुनें। आपके दो साइड दिया है, एक तरफ किस किस चीज का उपयोग करते हैं आपको नीचे दिए गए ऑप्शन में सही बताना है। पहला है एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, दूसरा है डीजल, तीसरा है पैराफिन मोम और चौथा है बिटुमेन। इसको आप मैच कीजिए खुद से। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, यानी एलपीजी का उपयोग हम सब घर और उद्योग में ईंधन के रूप में करते हैं। दूसरा का सी हो जाएगा डीजल का उपयोग हम सब भारी मोटर वाहनों में करते हैं, ट्रक वगैरह में डीजल भरता है। पैराफिन मोम का उपयोग हम सब मरहम, मोमबत्ती या वैसलीन जैसे चीजों को बनाने में करते हैं। वही बिटुमेन का उपयोग हम सब पेंट एवं सड़क निर्माण में करते हैं, जैसा कि हम सब देखें। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन अग्नि को बुझाने में काम आता है। आपके सामने ऑप्शन है ए नंबर सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, बी है कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने में काम आता है, सी है ऑक्सीजन आग को बुझाता है और डी है उपयुक्त में से एक अधिक। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये आपका यूपीपीसीएस जो 2025 हुआ था वहां पे इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। तो काफी जबरदस्त प्रश्न है और ये एक बार आपका 69 बीपीएससी में भी प्रश्न आया हुआ है। तो चलिए जल्दी से इसका उत्तर आप सब दे सकते हैं। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, उपयुक्त में से एक अधिक, क्योंकि अग्नि को बुझाने में आपका ए और बी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। कहीं पर भी आपको बाइकार्बोनेट जैसे शब्द का उपयोग मिले तो वो अग्नि के बुझाने में काम आता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आप जो सिलेंडर वगैरह हॉस्पिटल वगैरह में देखते हैं उसमें CO2 रहता है, तो वो आग को बुझाने में काम आता है। और जैसे कि आप नॉर्मल सा बात है कि आग को बुझाने में पानी भी हेल्प करता है, लेकिन आप जैसे बिजली के उपकरण में आग पकड़ गया तो वहां पे आप किस चीज का उपयोग करेंगे, वहां पे आप पानी तो डाल नहीं सकते हैं। तो वहां पे सोडियम बाइकार्बोनेट अगर आपके घर में है, जिसको आप खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, तो उसका आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर सकते हैं जो सिलेंडर वगैरह रहता है, तो उसमें आपका आग बुझ जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसी से रिलेटेड यूपीपीसीएस में पूछा गया था और 69 बीपीएससी में पूछा गया था। ए और बी सही है, इस प्रकार से आंसर डी हो जाएगा। तो कहीं पर भी याद रखेंगे बाइकार्बोनेट अगर लगेगा तो वो आग के बुझाने में काम आता है और कार्बन डाइऑक्साइड तो आता ही आता है, ऑक्सीजन तो सिर्फ आग। क्वेश्चन नंबर 19, ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। आपके सामने ऑप्शन है ए आयाम, बी है आवृत्ति, सी है तारत्व और डी है उपयुक्त में से एक अधिक। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये भी एकदम। मैं जो आपको प्रश्न करवा रहा हूं ये सारे PYQs को एनालिसिस करके प्रश्न बनाया जा रहा है, तो इसलिए आप इस पे रिलाई कर सकते हैं। ये प्रश्न आपको आगामी आने वाले एग्जाम में दिखेगा और आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो 19 का आंसर हो जाएगा ए नंबर आयाम। आयाम इज द राइट आंसर। तो ध्वनि की प्रबलता, जो ध्वनि कितनी मजबूती के साथ है, ये इसके आयाम पर निर्भर करता है। जब किसी कंपित वस्तु यानी जो कांप रहा है, ठीक है, कंपित वस्तु आयाम अधिक होता है तो इसका ध्वनि जो है वो प्रबल होता है, अधिक होता है, ठीक है। और जिसका आयाम छोटा होता है उत्पन्न ध्वनि मंद होती है, ठीक है। लाउड स्पीकर का ध्वनि क्या होगा, लाउड स्पीकर बहुत ज्यादा आवाज दूर तक जाता है तो उसका जो आयाम है वो अधिक है। वही आपके माइक का अगर बात करें तो उसका आयाम बहुत कम है। और एक बात याद रखेंगे, ऑडियोमीटर जो है एक ऐसा उपकरण है जो कोई व्यक्ति कुछ ध्वनि को कितनी अच्छी तरह से सुन रहा है ये मापता है। तो ऑडियोमीटर जो है एक उपकरण है जो कि ध्वनि को मापता है, इसको एकदम याद रखेंगे। आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करता है। ए है आयाम, बी है आवृत्ति, सी है एक और दो दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तारत्व मैं आपको समझा देता हूं। जो मेल वर्जन है, मेल जो होता है उसका आवाज भारी होता है, जबकि लड़की का आवाज वो तीक्ष्ण होता है, ठीक है, पतला होता है और वो कान में ऐसा लगेगा कि चुभेगा। जैसे बच्चा चिल्लाएगा जोर से तो वो कान में चुभेगा, तो वही तारत्व है, उसकी आवाज पतली होती है और जबकि मेल वर्जन की आवाज काफी भारी होता है। ये इसके पीछे कारण। तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा, इसके पीछे कारण है आवृत्ति का, ठीक है।
तो 20 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर आवृत्ति। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अलग अलग फिजिक्स से भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, केमिस्ट्री से भी और बायो से भी, कुछ इन्वायरमेंट के भी मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। थोड़ा इसके बारे में एक शॉर्ट डिटेल जान लेते हैं। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी है, और यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो ध्वनि का तारत्व भी कम होता है। तो इसको आप याद रखेंगे, यानी आवृत्ति अधिक होगा तो ध्वनि बहुत तीखा होगा, और आवृत्ति कम होगा तो ध्वनि का तारत्व यानी जो इम्पीच है वो कम होगा। तो ये था आपका साइंस का टेस्ट नंबर 1, जिसमें सारे के सारे प्रश्न आपके PYQ और प्लस NCERT क्लास 8 से लिया गया था। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर ये समझ में आ रहा है कि इस प्रश्न का स्तर काफी अच्छा है तो चैनल से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि हमारे पास 72 BPSC के लिए 200 टेस्ट जो है वो लिया जाएगा, और सारे जितने भी आपका 8 सब्जेक्ट है BPSC में उसके 25-25 टेस्ट कराए जाएंगे। ठीक है, तो जल्द आने वाला है पेड बैच, और इस टेस्ट का जरूर लाभ उठाएं। थैंक यू।